ठीक है। पेज नंबर 47 क्लास 12 में हम लोग पढ़ रहे थे स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 47 का, नोवेल रीडिंग बिकेम द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द एजुकेटेड क्लास। अब कह रहा है कि जो उपन्यास है ये सबसे पहले किसके लिए एक पेशा बन गया, जो एजुकेटेड है। पहले हम बात कर रहे थे अपर क्लास पीपुल, जो सोसाइटी में एजुकेटेड पर्सन है, अपर क्लास एजुकेटेड पर्सन है, उन लोगों के लिए नोवेल क्या हो गया, एक पेशा बन गया। नोवेल रीडिंग, उपन्यास को पढ़ना एक रोजमर्रा का जिंदगी का क्या हो गया, एक भाग बन गया। नोवेल रीडिंग क्या हो गया, तो देखने लगे ऑक्यूपेशन की तरफ, पेशा की तरफ। ठीक है, क्यों यही लोग, क्योंकि यही लोग ज्यादा शिक्षित होते थे, यही लोग की पहुंच थी और यही लोग क्या करते थे, इसको पढ़ने में सक्षम थे। नोवेल रीडिंग, तो नोवेल रीडिंग became the chief occupation of the educated class. A number of brilliant novelists showed that it was possible to adapt the novel to many purposes. पहला पॉइंट में हम लोग देखे कह रहा है कि उच्च वर्ग के लोग या शिक्षित व्यक्ति लोग ही केवल नोवेल किताब पढ़ते थे और वही उन लोगों का पेशा बन गया था। मुख्यतः चीफ ऑक्यूपेशन, इसका नाम जो है मुख्यतः काम हो गया था। दूसरा, कुछ ऐसे ब्रिलियंट यानी फेमस या तेज ब्रिलियंट नोवेलिस्ट थे उस काल का। हम बात कर रहे हैं विक्टोरियन एज, हम जब भी अभी चल रहे हैं हम लोग विक्टोरियन एज की बात हो रही है। विक्टोरियन एज के अंतर्गत ये बातें हो रही है कि विक्टोरियन एज के दौरान कुछ ऐसे महान या ब्रिलियंट तेज नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, जिन्होंने बताया कि नोवेल का प्रयोग या इसका अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट मतलब गोद लेना, इसका प्रयोग करना। नोवेल कैन बी अडेप्टेड फॉर मेनी पर्पस, फॉर बहुत सारे उद्देश्यों के लिए नोवेल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कौन बोला? कुछ साहित्यकार लोग जो ब्रिलियंट थे, तेज थे, विद्वान थे, वो लोग कह रहे हैं कि उपन्यास एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं या प्रयोग में ला सकते हैं बहुत सारे उद्देश्यों के लिए, मेनी पर्पसेस। क्लियर है? नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे, द अर्ली विक्टोरियन पीरियड, पूर्व में, इस विक्टोरियन एज के पूर्व में, अर्ली विक्टोरियन पीरियड या विक्टोरियन पीरियड या इसको एज बोल सकते हैं, काल या समय में। यानी कि जब विक्टोरियन शुरुआत हुआ तो उसके शुरुआत में ही, हाँ, द अर्ली विक्टोरियन पीरियड सा द हेडे ऑफ इंग्लिश नोवेल। शुरुआत में ही क्या देखा गया? हेडे देखा गया। हेडे किसका हेड है? तो नोवेल इंग्लिश का, हेडे ऑफ इंग्लिश नोवेल, अंग्रेजी भाषा का जो उपन्यास थे उसके हेडे देखे गए। हेडे का मतलब होता है अच्छे दिन, स्वर्णकाल या समृद्धि काल। कल मैंने लिखवाए थे, उसका मीनिंग होता है स्वर्णकाल या समृद्ध काल, समृद्ध या स्वर्ण, अच्छे दिन जिसको बोलते हैं अच्छे दिन। इसका मतलब, हेडे का मतलब कि विक्टोरियन के पूर्व में जब ये स्टार्ट हुआ, ये काल जब एज ये स्टार्ट हुआ, तो उसके पूर्व वाले वर्षों में ये बहुत फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, प्रोस्पेरस हुआ। हेडे का मतलब प्रोस्पेरस, तो इसलिए एक वर्ड दिया गया है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको बनाए थे, व्हाट इज कॉल्ड एज हेडे ऑफ इंग्लिश नोवेल। अंग्रेजी नोवेल का हेडे किसे कहा जाता है? तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड को एक संज्ञा दिया गया, एक नाउन के नाम से संबोधित किया गया है, हेडे, समृद्ध या स्वर्णकाल, यानी अच्छे दिन। बहुत लोग जागरूक हुए होंगे, इसके प्रति अवेयरनेस आई होगी और लोग नोवेल रीडिंग को चूंकि अपना प्रोफेशन बना लिया, इसलिए इसको क्या कहा गया है? हेडे ऑफ इंग्लिश नोवेल। आगे बढ़े। The two most outstanding novelists of the period were Dickens and Thackeray. इस पीरियड का हम बात कर रहे हैं कि विक्टोरियन एज में दो महान या आउटस्टैंडिंग, पॉपुलर या ग्रेट बोल सकते हैं ना, आउटस्टैंडिंग नोवेलिस्ट, दो महान उपन्यासकार का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनका था, अच्छा था, सिंपल ग्रेट मान सकते हैं। टू आउटस्टैंडिंग, इनका नाम क्या है? एम डिकेंस। क्या नाम है? डिकेंस। उस उपन्यासकार का नाम है
डिकेंस, एंड दूसरा उपन्यासकार का नाम है ठाकरे। क्या नाम है? ठाकरे। ठाकरे, याद हो जाएगा आपको, तो याद ही होगा, कल बताए थे, रिवीजन आज चल रहा है। डिकेंस एंड ठाकरे आउटस्टैंडिंग नोवेलिस्ट, दो थे। किस काल का? विक्टोरियन एज के आउटस्टैंडिंग दो नोवेल्स है, नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार। द अदर नोवेलिस्ट वेयर द ब्रोंटे सिस्टर्स, मिसेस गैस्केल, जॉर्ज एलियट, ऑल फीमेल नोवेलिस्ट, एंड चार्ल्स रीड, मेडिथ एंड थॉमस हार्डी अमंग द मेल राइटर्स। ये तो दोनों अलग हो गए, ये दोनों फेमस है उस काल के, लेकिन उसी काल में दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फीमेल नोवेलिस्ट का कुछ नाम याद कर लेंगे सिलेबस के अनुसार। फीमेल नोवेलिस्ट, ये लोग भी नोवेलिस्ट थे, लेकिन अधिकतर कौन फेमस था? डिकेंस और ठाकरे। तो फीमेल नोवेलिस्ट का नाम लिखेंगे। नंबर 1 में ए में दिया है ब्रोंट सिस्टर्स। ब्रोंट सिस्टर्स ये नाम है, बहन होंगी ये लोग, लेखिका। दूसरा मिसेस गैस्केल, मिसेस गैस्केल। तीसरा जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट। क्लियर है? उसी तरह मेल का डिवीजन 2 नंबर पे आ जाएंगे। मेल नोवेलिस्ट उस काल का, विक्टोरियन एज का मेल नोवेलिस्ट का 2 नाम दिया हुआ है। मेल नोवेलिस्ट लिखा हुआ है ऑल फीमेल नोवेलिस्ट एंड चार्ल्स रीड मेरिडिथ। एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स, CHARLES, चार्ल्स मेरेडिथ, सॉरी चार्ल्स रीड मेरिडिथ, रीड इनका नाम है, चार्ल्स रीड मेरिडिथ। और बी व्यक्ति जो है उसका नाम है थॉमस हार्डी। क्या नाम है? थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी। याद है संगीता आपको? बता सकती है राइटर के नाम? कल बोले थे याद करने के लिए। फीमेल नोवेलिस्ट का 2 नाम बताइए, महिला उपन्यासकार का 2 नाम याद की हो? बोर्ड पे लिखे हैं, बताओ याद करके। ब्रोंट सिस्टर्स और मिसेस गैस्केल और जॉर्ज इलियट। तो इलियट तो पहले भी वर्ड आया है, लेकिन महिला है जिसका नाम है जॉर्ज इलियट, मिसेस गैस्केल, ब्रोंटे सिस्टर्स। ये आसान है, ब्रोंटे सिस्टर्स और मिसेस गैस्केल याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। यानी कहने का मतलब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं जितना लिखा है। पेज नंबर 47 का लास्ट 2 लाइन में ये 2 पॉइंट लिखा हुआ था कि इस काल में विक्टोरियन एज में उच्च वर्ग के लोग या शिक्षित व्यक्ति लोग इंग्लैंड में जो थे, उनका रोजमर्रा का एक पार्ट बन गया, जिंदगी जीने का एक तरीका, एक पार्ट बन गया। क्या? नोवेल रीडिंग करना एक चीफ ऑक्यूपेशन बन गया, पेशा बन गया। दूसरा कि उसी काल के कुछ ब्रिलियंट नोवेलिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि नोवेल को अडेप्ट हम लोग कर सकते हैं, उसको प्रयोग में ला सकते हैं, या उसको गोद ले सकते हैं। अडेप्ट मतलब गोद लेना, प्रयोग लेना, उसको अडेप्ट कर सकते हैं। किसके लिए? बहुत सारे उद्देश्य के लिए, फॉर मेनी पर्पसेस। क्लियर है? आगे पेज नंबर 48 में आते हैं तो लिखा हुआ है कि द अर्ली विक्टोरियन पीरियड में नोवेल, इंग्लिश नोवेल को क्या कहा गया है? हेडे कहा गया है। विक्टोरियन जो पीरियड है इसके लिए हेडे था, यानी कि अच्छे दिन थे, बहुत फेमस थे, प्रोस्पेरस हुआ उस टाइम से, लोग इसको अपना पैसा बना लिए, चहेता हो गए, समझ में, फॉन्ड हो गए नोवेल का। और आगे दिया है कुछ महान आउटस्टैंडिंग ग्रेट नोवेलिस्ट का नाम है, जिसका इसको रट लेना है, डिकेंस एंड ठाकरे। डिकेंस एंड ठाकरे, इन दोनों को छोड़कर इसके अतिरिक्त एडिशनल में कुछ फीमेल नोवेलिस्ट हैं जो वेल नोन है, और मेल नोवेलिस्ट हैं। तो फीमेल में ब्रोंट सिस्टर्स, मिसेस गैस्केल, जॉर्ज इलियट, एंड मेल में 2 हैं, थॉमस हार्डी है ना जी, और चार्ल्स रीड मेरिडिथ। चार्ल्स रीड मेरिडिथ। क्लियर है? यहां तक मिटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 48 पैराग्राफ नंबर 1 में ही है हम लोग। पेज नंबर 48 पैराग्राफ नंबर 1। ठीक। ऑल द नोवेलिस्ट हैड अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी। जितने हम लोग नोवेलिस्ट पढ़े हैं
जैसे ब्रोंटे सिस्टर्स, मिसेस गैस्कल, जॉर्ज इलियट और मेरेडिथ, और एक था थॉमस हार्डी। यही था 5। उन 5 के अलावा 2 और थे, डिकेंस एंड थैकरे, जो सबसे फेमस थे, प्रसिद्ध थे। आगे लिखा है कि ऑल दीज नोवेलिस्ट, जितने अभी हम नाम पढ़े हैं, ऑल दीज, ये सब जितने उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट, इनका लेखन का तरीका में समानता थी। देयर इज सिमिलरिटी इन द पॉइंट ऑफ देयर नोवेलिस्ट, अ नंबर ऑफ सिमिलरिटी, बहुत सारे सिमिलरिटी थी। सिमिलरिटी, समानता थी किसमें? पॉइंट्स में, लिखने का जो तरीका था, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, नोवेल में जो लिखने का इनका तरीका था उसमें समानता थी, सब में कुछ ना कुछ मिलता जुलता था। क्लियर है यहाँ तक? ऑल दिस नोवेलिस्ट हैड अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, बहुत सारे बिंदुएं जो थी वो समान थी, बस इतना ही जानना है। आगे लिखा हुआ है दे आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद देयर एज एंड वेयर इट्स स्पोक्सपर्सन। और ये जो नोवेलिस्ट है इनका पहचान कैसे होता था? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, जो भी महान लेखक हुए हैं इनका आइडेंटिफाई होता था एज से। डेट मीन्स ये कौन काल के राइटर है, कौन पीरियड, विक्टोरियन का है कि और कोई एज है, कौन काल के, मेडिटेरियन एज के लोग राइटर है कि क्या है। ठीक है, जैसे अल्फ्रेड किंग का भी एज था ना, अल्फ्रेड किंग, एलिजाबेथ का, तो उसी तरह विक्टोरियन एज के लोग, इन लोगों के एज के अनुसार पहचान होता है। दूसरा, एज मतलब उसका उम्र का हम बात नहीं करें, एज मतलब किस काल के लोग लेखक थे, कौन सा राजा के शासन काल में। क्लियर है? सेकेंड, इनका पहचान होती थी स्पोक्समैन से, स्पोक्समैन, वक्ता, प्रवक्ता होता है। स्पोक्समैन का मतलब प्रवक्ता, प्रवक्ता कौन है और एज क्या है, इसके स्पोक्समैन से। ठीक है, तो 2 याद रखना पॉइंट। एक नंबर ये हो सकता है कि पहचान कैसे होती है, तो एज से एंड स्पोक्समैन से। क्लियर है? आगे ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरा, इनका काम क्या है? ये महान जितने भी नोवेलिस्ट हैं, ये नोवेलिस्ट का काम नंबर 1, पहला, ये आवाज देते हैं। किस चीजों में आवाज देते हैं? वॉइस। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है they voice the doubts and fears of the public but they also share their general assumptions। कह रहे कि अपने उपन्यास के माध्यम से हमारे जैसा आम आदमी को, पीपुल को या पब्लिक के जीवन में जो 2 चीज है, संदेह है, डाउट्स है, डाउट्स मतलब संदेह ही नहीं, जो संघर्ष है, समस्या है, और दूसरा जिससे समाज में उसको डर है, फियर्स। क्या है? फियर्स। इस दोनों चीजों को ये लोग अपनी किताबों के माध्यम से आवाज दिया करते थे, यानी कि उल्लेख किया करते थे, जिससे सरकार की आंखें खुले कि कैसे मजदूरों को सताया जाता है, कहाँ यहाँ गरीबी है, क्या हमारे शासन तंत्र में कमियां हैं। ये लोग अपने लेखों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से लोगों के सामने पेश किया करते थे। वही वॉइस करना, यानी कि आवाज देना, यानी कि पेश करना। दूसरा, केवल ये वॉइस नहीं देते थे, बल्कि कोई भी मान लो डाउट है, समस्या, उसके लिए सजेशन भी देते थे, जनरल सजेशन, इसको बोलेंगे शेयर। दे शेयर, कोई मान लो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, अपना सुझाव देते थे। आज भी हमारे कोई भी राइटर हो, जो भी सोशल इश्यूज जो है, सामाजिक या व्यक्तिगत जो सोशल इश्यूज हैं, इसके लिए ये लोग खास करके क्या देते थे? जनरल सजेशन, सामान्य सुझाव, क्या करना चाहिए। आज भी अगर न्यूज़पेपर उठाते हैं, मान लो अग्निवीर का विरोध हो रहा था, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर के बीच वाला भाग में जाएंगे तो बड़ा बड़ा एडिटर और संपादक होते हैं, वो अपना स्टोरी लिखा रहता है, जो फ्रीलांसर होते हैं, ना किसी के सपोर्ट में ना किसी के विरोध में, वो अपना विचार न्यूज़पेपर में एडिटिंग करके वो अपना व्यक्त करते हैं। तो उसी तरह ये सब नोवेलिस्ट लोग सामान्य सुझाव देते थे कि मान लो समस्या है गरीबी का, अनएजुकेशन का, शिक्षा का, लिटरेसी का, तो उस सब में क्या सुझाव हो सकता है, जनरल। तो ये लोग फ्रीलांसर होते हैं। एक वर्ड है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब ना हम किसी के सपोर्ट में नहीं, हम अपना दिल की बात करें कि ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए, ये लोग सामान्य सुझाव दिया करते थे। तो नोवेलिस्ट का 2 मुख्य कारण पता चल गया। पहला कि पब्लिक का डाउट्स और फियर्स को लोग आवाज दिया करते थे, यानी सपोर्ट करते थे अपने लिखने के माध्यम से। दूसरा, सुझाव करते थे, जो भी डाउट्स और फियर्स है उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे हल निकाला जाए, उसके लिए जनरल या सिंपल सजेशन दिया करते थे। क्लियर हो गया? आगे, दे वर कॉन्शियस ऑफ हावुक ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और तीसरा पॉइंट में, ये हमेशा सचेत रहते थे व्यक्ति, जितने भी नोवेलिस्ट हैं, ये ऑलवेज कॉन्शियस,
सचेत होना, सजग होना, सावधान होना, अलर्ट, दे ऑलवेज अलर्ट। किस चीज के बारे में? पहला हावोक, हावोक मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश। हावोक रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग 10th क्लास में, 8th में भी है। औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति में क्या विनाश हो रहा है? जैसे पहले क्या था, मजदूर से काम लोग करवा लेते थे, लेकिन उसका मेहनता नहीं देता था, पैसा नहीं देता, उसके लिए आंदोलन हो जाता था, स्ट्राइक हो जाता था, तालाबंदी हो जाता था। तो वैसे वैसे चीजों पर ये लोग ध्यान देते थे, मुद्दाओं पे। जैसे आज के भी न्यूज़पेपर वाला, मीडिया वाला, कहीं घटना घटे तुरंत माइक लेके मीडिया वाला चल जा रहा है ना जी, अपना यूट्यूब चैनल है या जो भी है, तुरंत माइक। उसी तरह ये लोग का नजर बड़े बड़ी चीजों पर होती थी। औद्योगिक क्रांति कहाँ चालू हो गया, कहाँ सरकार के विरोध में कुछ घटनाएं घट रही, उसके लिए वो विनाश, वो यानी डिस्ट्रक्शन के बारे में लोग पता लगाते थे, सचेत रहते थे। दूसरा बी, हाँ, द प्रेजेंस ऑफ द मास पॉवर्टी, कहाँ गरीबी है उसके लिए ये लोग सचेत रहते थे। मास पॉवर्टी उसको उजागर करते थे अपने कहानियों के माध्यम से। मास पॉवर्टी, मास मतलब पूरा अधिकतर गरीबी कहाँ है। दूसरा अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेज इन द फ्यू हैंड्स, और ये भी ये लोग ध्यान रखते थे। और इससे कि अक्यूमुलेशन जो होता था, अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, संचय करना ना, अक्यूमुलेशन संचय, कलेक्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेज। और उस जमाने में जो धन था, पैसा था, वो आज भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों के पास ही पैसा है। तो अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेज पे लोग फोकस करते थे, जो कुछ ही के हाथों में होता है, समाज के रिच पीपुल के ही हाथों में इसका पकड़ होती है, धन का। रिचेज मतलब धन। ये तीन मुख्य ऐसे पॉइंट्स है जिसके बारे में ये सचेत रहते थे हमारे नोवेलिस्ट लोग विक्टोरिया में इसके, ठीक है। कॉन्शियस और अलर्ट, कॉन्शियस मतलब दूसरा मीनिंग अलर्ट रहना, सावधान रहना, सचेत रहना, सजग रहना, और समझ में उसके प्रति जागरूक रहना, कोई भी चीज हो रहा है। तो मुख्य ये 3 पॉइंट है, इसको हम लोग को याद कर लेना होगा। पहला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया करता था। दूसरा समाज में कहाँ मास पॉवर्टी है उसको फोकस करता था। और चौथा ये देखा गया कि बड़े लोगों के हाथों में, कुछ समाज के फ्यू हैंड्स, इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में धन संचय है, यानी कि वहां पर समृद्धि है, बाकी लोग जूझ रहे हैं समाज में। ये ना जी, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो मिटा दो ना सब। आगे लिखा है yet they believed that these evils were temporary। और हमारा जो नोवेलिस्ट है उस काल के जितने नोवेलिस्ट हैं, ये ऐसा विश्वास करते हैं कि ये जो भी बुराइयां अभी हम लोग देखे समाज में, कमियां, इसका एक नाम दिया गया टेम्पोररी इविल्स। टेम्पोरेरी, क्षण भर का ये समस्या है, बुराइयां है समाज में, गरीबी, लाचारी है ना, दूसरों को सताना, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब क्या है, क्षण भर का ये बुराइयां हैं, कमियां हैं जो दूर हो सकती हैं। एक तब पर भी वे विश्वास करते थे कि ये जो क्षण भर की जो भी बुराइयां इस समाज में, ये सब टेम्पोररी है, ये इविल्स क्या है, टेम्पोररी है। एंड दैट इंग्लैंड वाज ग्रोइंग प्रोस्पेरस। क्यों टेम्पोररी मान रहे थे? क्योंकि अब इंग्लैंड अपने रास्ते पे चल दिया था, दिन पे दिन ये प्रसिद्ध हो रहा था, प्रोस्पेरस। और ऐसा ही लोग विश्वास कर रहे थे कि एक दिन इंग्लैंड से गरीबी या शिक्षा क्या होगी, रेट बढ़ेगी, गरीबी दूर हो जाएगी, यानी ऐसा इविल से एक दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड प्रोग्रेस कर रहा था, प्रोस्पेरस हो रहा था, इसलिए लोग कह रहा है कि टेम्पोररी इविल से एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में आज भी गरीबी कायम है, आज भी अशिक्षा है, आज भी बेरोजगारी कायम है ना जी। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना बेरोजगारी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जितना टफ पॉपुलेशन उतना टफ कंपटीशन। Yet they believed that these evils were temporary and the England was growing prosperous. They produced novels were truly national। और इनके द्वारा प्रोड्यूस जितने भी नोवेल होते थे वो राष्ट्रवादी होते थे, ट्रूली नेशनल। असल में राष्ट्र के हित में वो नोवेल लिखा करते थे, ट्रूली नेशनल, राष्ट्रवादी होते थे। यू मस्ट बी एक्वाइंटेड विथ पीक वैक पेपर्स। 2 नोवेल का नाम दिया गया है। पहला है पीक वीक
पेपर्स, ये नोवेल है पिकविक पेपर्स। दूसरा नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड पिकविक पेपर्स एंड डेविड कॉपरफील्ड, ये दो उपन्यास हैं जो इसमें कंबाइन किया गया। किसके उपन्यास है? ये राइटर जो हम पहला देखे थे फेमस, डिकेंस एंड ठाकरे, तो उन दोनों में से एक जो हमारा ऑथर था, नोवेलिस्ट था, उनका नाम है डिकेंस। ये डिकेंस के द्वारा रचित या लिखा हुआ नोवेल है, याद हो जाएगा किसका नोवेल है? डिकेंस का। नाम है पिकविक पेपर्स एंड डेविड कॉपरफील्ड। डिकेंस में मुख्य खासियत यह थी कि इनके नोवेल में कॉम्बिनेशन होता था, कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड पाथोस, हास्य, उसमें कॉमेडी टाइप का रहता था प्लस पाथोस रहता था, यानी कि करुणा वाला भाव, इमोशनल चीज, याद हो जाएगा। तो इनके नोवेल में ही फॉर्मूला है C=H+P। इनके नोवेल में फॉर्मूला रहता था C=H+P, दैट मींस कॉम्बिनेशन रहता था, उसमें हास्य और दुख और करुणा वाली भाव रहता था, पाथोस। क्लियर है? तो डिकेंस के जितने भी फेमस सर्वे हैं, जिसमें से दो हम लोग को पॉइंट आउट किया गया है, पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड, इनके उपन्यास में ह्यूमर और पैथस को कॉम्बिनेशन देखा जाता था। और यह द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट यू कैन फाइंड इन दिस नोवेल। और इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमर और पैथोस का कहाँ दिखाएगा? डिकेंस के उपन्यास में देखा जा सकता है कि उसमें खुशी भी रहेगी और करुणा और दुख की भावनाएं भी सम्मिलित रहती है। पैथोस मतलब इमोशनल थिंग्स अर्थ में उसमें रहेगा, ह्यूमर मतलब खुशी, हास्य, कॉमेडी टाइप का। आगे बढ़े, लिखा है कि देयर वर मेनी ग्रेट नॉवेलिस्ट इन द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में बहुत महान उपन्यासकार लोग हुए, बहुत महान उपन्यासकार लोग हुए हैं, जिसमें से दूसरा है जो हम लोग मेल वाला में देखे थे, मेल कैटेगरी में। दूसरा राइटर है थॉमस हार्डी। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? एक मेरेडिथ थे, एक थॉमस हार्डी थे। तो थॉमस हार्डी जो मेल नोवेलिस्ट था विक्टोरियन एज का, इनके बारे में लिखा हुआ है कि थॉमस हार्डी मेड द नोवेल एज अ सीरियस मीडियम एज पोएट्री। ये अपने नोवेल को एक मीडियम बना लेते थे, एज एक माध्यम, एज सीरियस मीडियम एज पोएट्री, जैसे इनका कविता जैसा हो जाता था। इनका जो नोवेल था इतना सीरियस होते थे कि कविता जैसा इनका मतलब वो लिखने लगता था। तो अपने नोवेल्स को एक सीरियस लेते थे, एक कविता की तरह, ठीक है, एज पोएट्री। अच्छा, बीच कुड डील विथ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इनके में गुण अलग है, इसमें ह्यूमर और पाथ था। और थॉमस हार्डी का जो नोवेल है, इस नोवेल में दिखाया जाता था फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को, ये फोकस करते थे, हाईलाइट करते थे, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। समाज में आम आदमी के जीवन में क्या समस्या है, आधारभूत समस्या है। फंडामेंटल मतलब आधारभूत, बेसिक नेसेसिटीज जो चीजें हैं, उस समस्याओं को यह अपने नोवेल में पब्लिश करते थे या लेखनी की सहायता से उजागर करते थे। कौन? थॉमस हार्डी। इनके मन में थॉमस हार्डी मैनकाइंड के प्रति, मानव जाति के प्रति इनके अंदर, इनका गुण है, कुछ पर्सनल दे रहा है, इनके अंदर मैनकाइंड के प्रति दया थी, कॉम्पैशन, बड़ा मोह माया वाला आदमी थे, तुरंत इसका दिल पिघल जाता था गरीबों के लिए। कंपैशन स्पेशली फॉर द पुअर एंड डाउनट्रोडन, किसके लिए तरस खाता था? ये पुअर आदमी के लिए, समाज में जो गरीब व्यक्ति थे, जो पीड़ित और शोषित या समाज में दबाए गए व्यक्ति हो, समाज वैसा वर्ग जिसको डाउन ट्रोडन यानी कि पीड़ित किया गया है, शोषित किया गया है, सताया गया है, तो इन दोनों के प्रति ये व्यक्ति क्या करता था? मानव जाति के प्रति तरस खाता था। इनका अपना एक पर्सनल व्यक्तिगत पर्सनालिटी है थॉमस हार्डी का, कि मैनकाइंड के प्रति कंपैशन रखते थे, गरीब और पीड़ित शोषित समाज के लिए, और उनके जीवन से जुड़ी हुई जो आधारभूत समस्याएं थी जीवन में, उसको पोएट्री के रूप में नोवेल में प्रस्तुत किया करते थे एज पोएट्री। क्लियर है? नेक्स्ट राइटर आता है, तीसरा राइटर, जहां जहां मैं स्टार्ट डाल रहा हूं समझिए वो राइटर है। तीसरा राइटर है R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन। इनका जन्म 1850 और मृत्यु 1894। इंट्रोड्यूस्ड रोमांटिक एडवेंचर्स इन नोवेल। इनके नोवेल में लव अफेयर्स या प्रेम प्रसंग को देखा जा सकता है। इनके नोवेल में
रोमांटिक एडवेंचर्स, प्रेम प्रसंग से जुड़ी साहसिक कार्य इसमें दिखाई देता है। इनके नोवेल पढ़े थे रोमांटिक एडवेंचर्स नाम दिया गया है। तो तीनों का अलग अलग गुण है बाबू, 3 राइटर हम पढ़े हैं, तीनों में अलग अलग चीजें हैं। एक बार रिवीजन करा लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। यहीं तक तो पढ़ाई हुआ था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे, फिर से हम रिवीजन करते हैं शुरू से। पेज नंबर 48 का पैराग्राफ नंबर 2 था, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिक्स था, फर्स्ट प्लस सेकंड पैराग्राफ। इसमें क्या दिखाया था कि नोवेलिस्टों का कहना है कि जितनी गरीबी थी या जो भी सामाजिक मुद्दा है ये सब टेम्पोररी इविल्स हैं, यानी क्षण भर की कमियां हैं या डिमेरिट्स है समाज की, जो दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय इंग्लैंड अपने पीक पर था, प्रोग्रेस पे था, प्रोग्रेस हो रहा था। उसमें क्या थी? प्रोग्रेस थी, इंप्रूव हो रहा था, ठीक है। इसलिए लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं कि टेम्पोररी इवेंट्स है वो तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा विश्वास रखते हैं। टेम्पोररी इवेंट्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनके जो भी किताबें लाते थे, हमारे जितने भी मेल फीमेल और जो फेमस राइटर के बारे में पढ़े, नोवेलिस्ट के बारे में, ये ट्रूली नेशनल होता है, राष्ट्रवादी, यानी राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र के हित के लिए वो कहानी या नाटक लिखा करते थे अपने उपन्यास में। दूसरा, एक महान राइटर है जिनका नाम है उस उपन्यासकार का डिकेंस। क्या नाम है जी? डिकेंस। और डिकेंस के लिखित 2 पुस्तक हैं, पिक विक पेपर्स एंड डेविड कॉपरफील्ड। और इन दोनों उपन्यासों में बहुत बेस्ट एग्जांपल है देखने के लिए कि वैसा कौन सा नोवेल है जिसमें ह्यूमर भी हो, हास्य भी हो और दुख और करुणा वाले फीलिंग्स भी हो। तो ऐसे अगर समझना है तो बेस्ट एग्जांपल यही है इनका नोवेल, बेस्ट एग्जांपल। हर समझ में? बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट? ह्यूमर एंड पैथोस कॉम्बिनेशन, जिसमें फॉर्मूला हम लिख दें C=H+P, कॉम्बिनेशन है ह्यूमर का और पैथोस का। दूसरा राइटर आया है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का अपना पर्सनल व्यक्तिगत गुण है कि वो मानव जाति के प्रति प्रेम रखता था, मानव जाति के प्रति उसे दया थी, दया भाव था, तरस खाता था, खास करके समाज के गरीब और लाचार और पीड़ित या शोषित डाउन ट्रोडन होता है, डाउन ट्रोडन मतलब सताया हुआ, पीड़ित, शोषित, जिसको लोग क्या करते हैं? सताते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, सीधे साधे लोगों को, कॉमन पीपल लोगों को। तो यह गरीब और पीड़ित समाज के लोगों के प्रति दया रखते थे। ये इनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इनके नोवेल में जब हम जाएंगे तो कविता के रूप में अपने नोवेल को देखा करते थे, एज ए मीडियम, एज पोइट्री। और वो अपनी कविताओं में आम आदमी के आधारभूत जीवन की समस्याओं को उजागर किया करता था। क्लियर है? तीसरा राइटर है R.L. स्टीवेंसन, या नोवेलिस्ट उपन्यासकार, जिनका कार्यकाल दिया है 1850 से 1894 में। और इनका उपन्यास में खास करके एक मुख्य चीज देखा जाता था, लव अफेयर्स एंगल या लव एंगल देखा जाता था। इसको क्या बोल देंगे? लव एंगल को फोकस किया जाता था। क्लियर है? प्रेम प्रसंग के साहसिक कार्य को, ठीक है, रोमांटिक एडवेंचर्स। यहीं तक पढ़ाई होता है। आज जहां तक पढ़ना है उसको स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ मिटा दो ये सब। वेयर इज डस्टर? डस्टर कहाँ चला गया जी? हाथ में। ठीक, मिटा दो ना, इतना हल्का है कि पता भी नहीं चल रहा हाथ में कब। चलिए लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, ठीक। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। अब देखिए कब से स्टार्ट हुआ है मॉडर्न एज। हम लोग पढ़ लिए हैं ओल्ड एज, मिडिल एज और मॉडर्न एज भी पढ़े हैं, उसी को रिव्यू कर रहा है, इसको रिकॉल किया जा रहा है कि मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ था 1900 से लेकर 1960 का इसका कार्यकाल दिया है। और हाँ, द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसको लिख सकते हैं बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरुआत से ही आधुनिक काल का चालू हो गया। किस क्षेत्र में? अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक काल, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी।
इसको लिख लीजिए, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही, पूर्व से ही ये स्टार्ट हो गया, यानी कि 1900 से 1960 तक इसका कार्य कर रहा है मोरलेस का प्रभाव। ठीक है, आगे। द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक थॉट वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीट्यूड ऑफ इंट्रोगेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज। अब इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव, साइंटिफिक थॉट का इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, सॉरी इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट्स प्रभाव, दो चीज का। नंबर 1, द एटीट्यूड of interrogation, the attitude of interrogation. Second one, disintegration of old values, disintegration of old values, old मैंने लिखा देता है, लिख लीजिए आप लोग। इंटीग्रेशन का स्पेलिंग